नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। नोटबंदी के ऐलान के बाद से ही देश में कैश की कमी से लोग परेशान हैं। उधर संसद में शीतकालीन सत्र का 17वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। संसद सत्र के पहले दिन से ही पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में जवाब की मांग करता रहा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नोटबंदी पर एक शब्द भी नहीं कहा। और आज नोटबंदी पर विपक्ष के सवालों के जवाब जनता के बीच रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए और बोले कि मुझे विपक्ष संसद में बोलने नहीं दे रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मंच से पीएम बोलते हैं, मचान से बोलते हैं, रैली में बोलते हैं, तो फिर संसद में क्यों नहीं बोलते? प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि पीएम को सदन में आकर सवालों का सामना करना चाहिए, मगर पीएम चुप रहे। वो सदन में गए तो सही, लेकिन बोले नहीं। और अब जब बोले तो सदन में नहीं, बनासकांठा की रैली में बोले। और बोले भी क्या कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। तो मिल्कना लॉन्चिंग माटे नोटबंदी के ऐलान के बाद गुजरात में पीएम मोदी की पहली रैली बनासकांठा में थी। कहने के लिए तो यहाँ 300 करोड़ की लागत का डेयरी प्लांट और पनीर प्लांट के उद्घाटन हुआ, मगर मुद्दा पनीर से पलटकर नोटबंदी पर आ गया। और नोटबंदी का जिक्र आया तो पीएम के निशाने पर एक बार फिर विपक्ष आ गया। 70 साल तक इन ईमानदार लोगों को आपने लूटा, आपने परेशान किया, उसको जीना मुश्किल कर दिया। आज मैं जब ईमानदारों के साथ खड़ा हूं तो अब ईमानदारों को भड़काया जा रहा है। और मुझे खुशी है मेरे ईमानदार देश के नागरिकों ने लाखों भड़काने के बावजूद भी सरकार के इस निर्णय का साथ दिया है। मैं 125 करोड़ देशवासियों को सत सत नमन करता हूं। तकलीफ रोजमर्रा थोड़ी बढ़ती भी जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मैंने हिसाब किताब लगाया है, वो एकदम से धीरे 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 करके पहले जैसी स्थिति की तरफ आगे बढ़ेगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है, ये सबके सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं हैं। नोटबंदी पर पीएम ने एक बार फिर खुले मंच से भरोसा दिलाया कि 50 दिन के भीतर हालात सुधरेंगे। कैश की किल्लत पहले कम होगी, फिर खत्म होगी, क्योंकि छोटे नोटों की ताकत बढ़ रही है। 8 तारीख के पहले बड़ों की पूछ होती थी, 1000 और 500 की ही गिनती गिनी जाती थी। 20-50 100 को कोई पूछता नहीं था, छोटे की तरफ कोई देखता नहीं था। 8 तारीख के बाद बड़ों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है, सब छोटे के लिए तैयार हो गए हैं। भाइयों, ये फर्क आया है। और जैसे बड़ी नोट नहीं, छोटी नोट की ताकत बड़ी है, बड़े लोग नहीं, छोटे लोगों की ताकत बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला मैंने किया। पीएम का अपना भरोसा है, व्यवस्था पर उनका अपना विश्वास है, मगर 8 नवंबर से 10 दिसंबर आ गया। इन 32 दिनों में कतारें कहीं बहुत लंबी दिखी, कहीं कैश की किल्लत में कोहराम दिखा। गांव, देहात, कस्बे, शहर का आदमी 50 दिन के वादे पर यकीन तो करेगा, लेकिन नोट की चोट भी गहरी है। संसद का शोर और सड़क पर सियासी होड़ के बीच देश का हाथ तंग है। हालात पर वो दंग है और नोट महीने भर बाद भी एक जंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग लाइन में खड़े हैं वो भी देशभक्ति ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष पर कड़ा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा
कि उन्हें लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता। यही वजह है कि वो जनसभा में जाकर बोलते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, डीसा, बनासकांठा जिला, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से विपक्ष पर निशाना साधा तो विपक्ष ने एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी के नहले पर दहला मारा। किसी ने आरोप लगाया कि पीएम ने अर्थव्यवस्था को अराजकता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो किसी ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नोटबंदी का फॉर्मूला फेल हो गया है। दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, पीएम ने देश की जनता से कहा कि नोटबंदी पर उन्हें सिर्फ 50 दिन दीजिए। 50 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। 50 दिन तक ये कठिनाइयां रहने वाली है। 50 दिन के बाद आप ही देखेंगे कि धीरे 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 आपकी आंखों के सामने परिस्थितियां सुधरती नजर आ जाएगी। जब भी पीएम ये कहते हैं कि 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, कतार में खड़े लोगों के दिल को दिलासा देते हैं कि शायद ये कतारों का दौर खत्म होगा, कि शायद वो दिन फिर लौटेंगे जब बगैर किसी मशक्कत के एटीएम से नोट मिलेंगे, कि शायद अपने पैसों के लिए यूं घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जब पीएम ने फिर से 50 दिन वाली बात दोहराई तो कांग्रेस बरस पड़ी। कांग्रेस ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को अराजक कर देने का आरोप लगाया। नोटबंदी पर पहले दिन से केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने वाली ममता बनर्जी ने 140 अक्षर वाले ट्वीट का इस्तेमाल कर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। मोदी बाबू जानते हैं कि नोटबंदी की योजना पटरी से उतर गई है। अब उनके पास भाषण देने के अलावा कोई समाधान नहीं है। विपक्ष जनता की परेशानी का जिक्र कर रहा है, पक्ष भी जनता का ही जिक्र कर रहा है, मगर जनता के बीच सिर्फ कैश की बात है। कैसे कैश मिले, ये सवाल बैंकों के बाहर खड़ा हर शख्स पूछ रहा है। हर चेहरे पर बेचैनी है। लोग नोटबंदी के फैसले को सही तो मानते हैं, मगर ये भी मानते हैं कि व्यवस्था को लागू करने में कहीं न कहीं कमी जरूर रह गई। अब देश के प्रधानमंत्री ने 50 दिन का वक्त मांगा है तो लोगों ने दिया है, मगर 50 दिन के 32 दिन पूरे हो चुके हैं, बचे हैं 18 दिन। सवाल ये है कि क्या इन 18 दिनों में स्थिति सामान्य हो पाएगी? अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्हें विपक्ष संसद में बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। विपक्षी सांसद ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों नहीं बोलते। अब लब्बो लुआब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कौन किससे नहीं बोलने दे रहा। तो फिर सवाल ये है कि संसद में बोल कौन रहा है, संसद में संग्राम क्यों मचा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? पीएम कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं, और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया है। राहुल गांधी कहते हैं मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा। जो जनता के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, जो गरीब लोगों के दिल में बात है वो कहना चाहता हूं, और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं, और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं, और मुझे रोका जा रहा है। 16 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। 17 दिन बीत गए, संसद में शोर के अलावा कुछ नहीं हुआ। शीतकालीन सत्र का 17वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको जानकर तक लोकसभा में कार्यवाही के दौरान हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक दिन की कार्यवाही में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 17 दिन में खर्च हुए कुल 153 करोड़ रुपए। इसी तरह राज्यसभा में हर घंटे 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक दिन की कार्यवाही में 14 करोड़ 50 लाख रुपए। 17 दिन में खर्च हुए करीब 246 करोड़ रुपए। अब तक आपने नोट जब्ती की कई तस्वीरों को देखा होगा, लेकिन कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक घर के बाथरूम से 1-2 लाख नहीं बल्कि 5 करोड़ 70 लाख रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं, और वो भी बाथरूम में बने लॉकर से। ये कहानी आपको फिल्मी लगेगी, लेकिन ये 100% सच है।
नोटबंदी के ऐलान के बाद 32 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी देश कैश की कतार में खड़ा है। लेकिन इसी दौरान अलग अलग शहरों से लाखों करोड़ों की नोट जब्ती का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कहीं 170 करोड़, कहीं 170 लाख। ताजा तरीन तस्वीरें देखिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की तस्वीर है, जहां बाथरूम से 5 करोड़ 70 लाख की रकम जब्त हुई है, वो भी नए नए गुलाबी नोटों की शक्ल में। हम आपको एक एक करके विस्तार से तस्वीरों को समझाते हैं। चित्रदुर्ग जिले के छोटे से शहर चल्लागिरी के हवाला कारोबारी के घर से 5.7 करोड़ के नए नोट, 100 और 20 के नोटों के रूप में 90 लाख रुपए, 28 किलो वजन के सोने के बिस्किट, 4 किलो वजन के सोने के गहने पुलिस ने छापेमारी में जब्त किए। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि कतार में देश खड़ा है और काले धन के कुबेरों के पास लगातार नई करेंसी मिल रही है, लेकिन अब नोटबंदी के साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। बात अब मर्डर और मौत तक पहुंच चुकी है। पटना में आधी रात सेंट्रल बैंक के एटीएम पर लुटेरों ने धावा बोला। गार्ड कुंदन कुमार ने अपराधियों का विरोध किया तो चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पटना से सटे हाजीपुर में अपनी ही पेंशन के लिए बैंकों का चक्कर काटते काटते 68 साल की एक महिला की बीमारी से मौत हो गई। पटना के पॉश मौर्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एटीएम लूट के दौरान गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार बेसुध है। इस वक्त हम उसी एटीएम के बाहर खड़े हैं। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और तड़के आज ये घटना कोई माना जा रहा है रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में घटी है कि कुछ अपराधी यहाँ पर आए हुए थे और उस समय कुंदन जो था यहाँ पर वो ड्यूटी पे था। उसका ड्यूटी आज सुबह 5 बजे खत्म होता था, लेकिन जब 5 बजे के बाद वो घर नहीं पहुँचा तो उसके जो परिवार वाले यहाँ पर आए और उसकी यहाँ पर जो बॉडी पड़ी हुई थी उसके बाद पुलिस को इत्तला किया गया। जबकि गौर करने वाली बात है ये कि एटीएम से जो कोतवाली थाना है यहाँ पे वो तकरीबन सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, उसके बावजूद ये घटना घटी है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर शहर में एटीएम के बाहर इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों में बैंक में घुसने को लेकर ऐसी भगदड़ मची कि कई महिलाएं मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची। पैसा नहीं मिला सो अलग। नोटबंदी के 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन कैश की किल्लत बरकरार है। हालत में हल्का सुधार है, लेकिन जान जाने का सिलसिला थमा नहीं है। फर्क यही है कि अब तक इसकी वजह से मौत हो रही थी, अब मर्डर भी होने लगा है। चित्रदुर्ग से रोहिणी स्वामी, हाजीपुर से संदीप आनंद और संभल से अनूप कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। अब समस्या ये है कि नए नोट जब्त हो रहे हैं और वो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से वो नोट जब्त हो रहे हैं। पुलिस नोट बरामद कर रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हो कैसा रहा? क्या ये बैंक की वजह से हो रहा है? क्या बैंक इसमें शामिल है? क्योंकि जहां आम आदमी को लाइन में लगकर 2000 रुपए के लिए घंटों की मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं करोड़ों रुपए नई करेंसी के रूप में अगर मिल रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार वो फुल प्रूफ तैयारी करने से चूक गई है? क्या सरकार नकेल नहीं लगा पा रही है? क्या ये बैंक्स की कमी है? क्या ये बैंक्स की वजह से हो रहा है? बैंक मैनेजर या बैंक कर्मियों की मदद से पैसा जा रहा है, या ये सीधा पैसा कालाबाजारियों, भ्रष्टाचारियों के हाथ में जा रहा है? क्योंकि टॉयलेट में इस तरह से 6.25 करोड़ रुपए बरामद होना बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और ऐसे वक्त में जबकि बैंक से कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, 24,000 रुपए हर हफ्ते आप निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक जाइए तो बैंक आपको 10,000 रुपए, 12,000 रुपए दे देता है। कहता है कि सबको देना है, पूरा पैसा हमारे पास है नहीं। स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है और इस 1 महीने में लोग परेशान हुए, बेहाल हुए, बैंक्स की लाइनों में खड़े रहे, लेकिन फैसले को सभी लोगों ने अच्छा और बेहतर भी बताया। अब भी लोग अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि नोट बाद कैश की कमी की वजह से कारोबार में भी काफी मंदी आई है। नोटबंदी के 1 महीने बाद देखिए बेबस बाजार का हाल। बाजार से गायब हुए ग्राहक, फैक्ट्री से मजदूर नदारद, कम से कम 40% फर्क पड़ा है। किसान नहीं भेज रहे हैं, माल भी नहीं भेज रहे। उद्योगपति, कारोबारी हैरान। नोटबंदी ने कर दिया सबको परेशान।
खबरदार में अब हम आपको देश के अलग अलग शहरों, अलग अलग कारोबारों, उद्योगों का रियलिटी चेक दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि नोटबंदी के 1 महीने बाद बाजार और कारोबार की क्या स्थिति है। हम आपको बताएंगे कि कारोबारी और छोटे उद्योगों से जुड़े लोग किस तरह से परेशान हैं या खुश हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पर्यटन उद्योग की क्या स्थिति है। नोटबंदी के 1 महीने से ज्यादा बीत गए, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। बैंक हो या फिर एटीएम, लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग सरकार के फैसले को सही ठहराते हैं, लेकिन नकदी की कमी की वजह से बढ़ती परेशानियों से इनकार भी नहीं करते। आम आदमी दिक्कतों से जूझने की जतन कर रहा है और जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चल रही है, लेकिन कारोबार और छोटे उद्योगों की हालत खस्ता हो चली है। आइए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मनाली चलते हैं, जहां साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है, खासकर सीजन यानी दिसंबर के महीने में। लेकिन नोटबंदी के बाद मनाली का पर्यटन उद्योग हिल सा गया है। एक अनुमान के मुताबिक पहले के मुकाबले इस साल सीजन में सिर्फ 30% सैलानियों ने मनाली का रुख किया, यानी टूरिज्म कारोबार को करीब 70% का झटका। ज्यादातर होटल खाली पड़े हैं और टूरिज्म से जुड़े ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं है। मैं मनाली की बात करूंगा कि यहाँ पर इससे जो है पर्यटन भी, खासकर पर्यटन व्यवसाय पर जो बहुत इसका असर पड़ा हुआ है। जैसे इस बार कम से कम पिछले साल की तुलना में 70% जो पर्यटक जो कम आ रहे हैं। जब यहाँ पे दुकानदार हैं, टैक्सी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, होटल वाले, सभी का जो कारोबार है वो पर्यटन पर ही निर्भर करता है। तो इस नोटबंदी के कारण जो यहाँ पे सभी जो भी इससे जुड़े सभी मायूसी छाई हुई है सभी पे। मनाली की ज्यादातर दुकानों में ई पेमेंट का कोई विकल्प नहीं है, लिहाजा यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों का ज्यादातर वक्त एटीएम की लाइन में बीत रहा है, ताकि थोड़ी नकदी हाथ आ सके, जिससे वो खाने पीने और दूसरी चीजें खरीद सकें। इवन होटल में जो पेमेंट है वो तो हो जा रहा है डेबिट से, बट बाकी सब जगह पे कैश की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अगर हमें फैमिली वालों के लिए कुछ लेना है, करना है, इवन कुछ खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें नहीं चल रहा है, डेबिट कार्ड नहीं यूज़ हो रहा है, तो वी हैव टू पे फ्रॉम कैश। कुछ नहीं, बहुत दिक्कतें आ रही है। होटल्स में तो कार्ड एक्सेप्टेड है, बट शॉप नॉट एक्सेप्टेड द कार्ड, तो हम कैश एवरी टाइम नहीं कैरी कर सकते। तो हम ऑलवेज इतनी टाइम से, हम लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहे कार्ड, तो कार्ड की इतनी इशू हो गए हैं। अब इतनी घंटों लाइन में खड़े रहेंगे तो कहाँ से हम टाइम स्पेंड करेंगे? फिर घूमने का पर्पस ही हमारा ख़राब हो रहा है बहुत। अब जरा शिमला चलिए। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले इस खूबसूरत शहर की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन उद्योग पर टिका है, लेकिन कैश की कमी और एटीएम में पैसा न होने की वजह से यहाँ भी सैलानी परेशान है। किसी भी एटीएम में जाओ सर, ना पैसे मिलते हैं, ना कुछ अकाउंट, बैंक में जाओ तो वो सिक्के पकड़ा रहे हैं, मेरे को सिक्के कौन ले रहा है? कोई नहीं ले रहा आजकल। जी सर, यहाँ तो एटीएम में आते, यहाँ पे एटीएम बंद ही है। उधर राज्य का पर्यटन निगम कह रहा है कि उन्हें नोटबंदी के फैसले से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कॉरपोरेशन को कोई भी बिजनेस का नुकसान नहीं हुआ है। उसका एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जो हमारे बजट होटल हैं या बड़े अच्छे होटल हैं, उनमें जो भी गेस्ट हमारा आता है मोस्टली वो क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी से उसकी पेमेंट करते हैं, और यही ट्रेंड टूरिज्म का सब जगह है। पहाड़ों से उतरकर देश की राजधानी में टूरिज्म उद्योग का रियलिटी चेक करते हैं। दिल्ली की गुलाबी सर्दी काफी मशहूर है, लिहाजा इस वक्त यहाँ विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है। भारत घूमने का सपना लेकर कई विदेशी सैलानी दिल्ली आए थे, लेकिन नोटबंदी में ऐसे उलझे कि अब दिल्ली दर्शन भी महंगा हो रहा है। We tried to exchange some money at the airport. The queue was impossible, so we left without any local currency. विदेशी सैलानी ही नहीं बल्कि देसी पर्यटक भी नोटबंदी की वजह से अपना टूर प्लान कैंसिल कर रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले संजीव राव अपनी पूरी फैमिली के साथ 15 दिन के टूर पर अंडमान निकोबार और केरल जाना चाहते थे, लेकिन कैश की कमी की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। जो करेंसी हम लोग ने अपने बैंक से कुछ एक्सचेंज भी कराए, वो करेंसी भी 2,000 रुपीज़ की करेंसी मिली हम लोगों को। अब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जब आप कहीं जाते हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप लोग को छोटी करेंसी चाहिए होती है,
तो एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रही कि अगर हम फैमिली के साथ जाते हैं तो एक्चुअली हम अपने वेकेशन को एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, वो एक मेंटल ब्लॉकेज रहा और इन सब चीज़ों को सोचते हुए हम लोगों को अपना प्रोग्राम पूरा कैंसिल करना पड़ा। बट इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से, कैश क्रंच की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो क्योंकि कैश चेंज कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस वजह से हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो बच्चे भी अपसेट है, हम लोग भी अपसेट है। ना तो विदेशी सैलानियों को दिसंबर की गुलाबी सर्दी रास आ रही है और ना ही घरेलू पर्यटक कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। जिनके टूर प्लान थे उन्होंने भी कैंसिल कर दिए। कहीं ना कहीं कैश क्रंच ने सभी के हाथ बांध दिए हैं। नोटबंदी के बाद सैलानियों की तादाद में आई कमी का असर होटल से लेकर टूर एंड ट्रेवल एजेंसी पर भी पड़ा है। दिल्ली के पहाड़गंज और करोल बाग का होटल कारोबार करीब 60% गिर गया है। जहां विदेशी सैलानियों की भरमार आती थी, वहां खाली कमरे मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल तो काफ़ी अधिक थे और दिसंबर में खासकर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, और टूरिस्ट तो अब तो जो टूरिस्ट बुकिंग भी बनाता है वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि पैसे की उनको भी दिक्कत हो रही है काफ़ी अधिक। तो इस वजह से टूरिस्ट भी अपना कैंसिल कर दे रहे हैं, ऑनलाइन जो भी बुकिंग होता है वो कैंसिल कर दे रहे हैं। होटल कारोबारियों की माने तो मनी एक्सचेंज के बंद होने की वजह से विदेशी मेहमानों को लूटा जा रहा है, जिससे विदेशी सैलानी डरे हुए हैं और अपने वतन लौट रहे हैं। होटल कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि दिसंबर में भारत आने के शौकीन विदेशी सैलानी अब थाईलैंड, दुबई, श्रीलंका जाना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर लूटिंग हो रही है। अगर यूरो का रेट 72 रुपये है, 72 रुपीज़ है, तो उसको 50 रुपये में चेंज कर रहे हैं। सेम डॉलर की पोजीशन है। किसी तरह का कोई भी जो मनी चेंजर है वो खुले हुए नहीं है। सब 2 नंबर के अंदर फॉरेनर्स को लूटने में लगे हुए हैं। सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। नोटबंदी के बाद जिस तेजी से टूरिज्म कारोबार का ग्राफ नीचे गया है, उसके संभलने के आसार अभी कारोबारियों को दिखाई नहीं पड़ते। कारोबारी इस उम्मीद में हैं कि न्यू ईयर के साथ शायद हालात थोड़े बदलें। मनाली से मनिंदर अरोड़ा, शिमला से विकास शर्मा, दिल्ली में रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। शादियों का मौसम है, लेकिन दूल्हों का टशन कम हो गया है, क्योंकि उनकी माला में से 1000 और 500 के नोट अब गायब हो चुके हैं और साथ ही साथ 100 के नोटों की काफी कमी। सिर्फ दूल्हे की माला ही नहीं, शादी से जुड़े सामानों का पूरा कारोबार भी नोटबंदी की मार झेल रहा है। शादियों का मौसम है, कुंवारे दनादन दूल्हे बन रहे हैं और घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंच रहे हैं। ब्याह समारोह की चकाचौंध अब भी वैसी है जैसी पहले थी, लेकिन नोटबंदी से दूल्हे का रौब कम हो गया है। नोटमाला से 500 और 1000 के नोट गायब हो गए। अब नए नोटों की किल्लत है। नोटमाला में अब 10, 20, 50 के नोट लगाने की डिमांड बढ़ गई है। ऊपर से परेशानी ये कि छोटे नोटों की गड्डी भी आसानी से नहीं मिल रही। 10 के नोट की एक गड्डी पर 90 रुपए, 100 के नोट की एक गड्डी पर 200 रुपए से ज्यादा का कमीशन देना पड़ता है। कारोबारी कहते हैं कि अब डिमांड सिर्फ 10 के नोटों की माला बनाने की आती है। बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है, बहुत परेशान है। और 2-2 हज़ार के नोट लेके आ रहे हैं, 200 रुपये में कहाँ खुलाएंगे। बहुत परेशानी है, 2-2 हज़ार रुपये बेचे जा रहे हैं। सिर्फ नोटों की माला नहीं, बल्कि नोटबंदी के बाद शादी से जुड़े कारोबार की पूरी हकीकत ही बदल गई है। दरअसल शादी, इसके रस्मों को पूरी करने के लिए कई सामानों की दरकार होती है। मसलन दूल्हे का साफा, दूल्हे की पगड़ी, दूल्हे की तलवार, पूजा की थाली, कैश देने के लिए लिफाफा और मोती माला। सदर बाजार स्थित चोखेलाल की दुकान में ये सारे सामान मिल जाते हैं, लेकिन शादियों का सीजन होते हुए भी दुकान में सन्नाटा पसरा है। पहले तो कमाई हो जाती थी, मगर अब तो घर से दे रहे हैं, तुम और से लेके दे रहे हैं पैसे, क्या करा जाए। दूल्हे के गले पर नोट की माला तो आपने ज़रूर देखी होगी, और इस वक्त हम ऐसे ही एक बाज़ार में हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, इनका अब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि 500 के नए नोट और 2000 के नए नोट अब ज़्यादातर इन दुकानदारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और नोटबंदी के बाद सबसे ज़्यादा असर इनके व्यापार पर पड़ा है। शादियों का सीजन है, ऐसे में दुकानदारी जहां 20,000 तक पहुंच जाती थी, वो अब 4 से 5,000 रुपये में सिमट कर रह गई है। चोखेलाल बताते हैं कि शादी के सीजन में पहले रोजाना 20,000 की बिक्री हो जाती थी, लेकिन अब दिन भर में 4,000 की कमाई भी मुश्किल से हो रही है। ई पेमेंट के सवाल पर चोखेलाल ने बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और मशीन चलाना नहीं जानते, इस वजह से दुकान में स्वाइप मशीन नहीं रखी है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।
कैश की कमी होने की वजह से कई शहरों के खास कारोबार बेहाल हो रहे हैं। वाराणसी के बुनकर काफ़ी परेशान हैं, तो भदोही के कालीन कारोबारियों को काफ़ी परेशानियां और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल नोटबंदी के फैसले का बिल्कुल नहीं, बल्कि सवाल नोटबंदी के बाद चल रही कैश की कमी का है। ई पेमेंट के सवाल पर ज़्यादातर कारोबारियों का ये जवाब होता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें ई पेमेंट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, वो डरते हैं। चाहे वाराणसी के बुनकर हों या हथकरघे के मालिक या फिर बनारसी साड़ियों के कारोबार से जुड़े लोग, पिछले 1 महीने से सब बेहाल हैं। हथकरघे के मालिक कारीगरों को पैसे नहीं दे पा रहे, लिहाजा खुद से काम करना पड़ता है। अब अकेले जितना हो पाता है उतना ठीक, नहीं तो काम बंद। ऐसे में जिसके पास 1 से ज्यादा हथकरघे हैं वो ठप पड़े हैं। साड़ी कारोबारी भी बेहाल है, जो सामान तैयार है उसकी खपत नहीं हो पा रही। कारोबारियों का दावा ये है कि साड़ी का धंधा 50 से 70% तक मंदा हो गया है। बुनकर और कारोबारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लिहाजा ई पेमेंट समझ में नहीं आता। हमारा धंधा तो समझ लिए कि 50 से 70% तक हम लोगों के यहाँ ना माल आ रहा है। पहले जो धंधा होता था उससे 70% डाउन है। हमारे पास कैश तो आ ही नहीं रहा। बैंक से भी अगर 50,000 तो इन्होंने करंट अकाउंट से निकालने के लिए कहा है, लेकिन बैंक के अंदर पैसे ही नहीं है। बैंक में हम जाते हैं तो 10,000 5,000 थमा देते हैं कि इतनी की चेक काट के सेल्फ लाइए तब आपको मिलेगा, बाकी अगले हफ्ते मिलेगा। तो हम क्या अपने को खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे कि वर्कर को देंगे। अब वाराणसी के बगल में बसे भदोही चलिए। ये कालीन इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। यहाँ बनने वाली शानदार कालीनों की मांग विदेशों में भी है, लेकिन नोटबंदी ने कालीन उद्योग से जुड़े लोगों की हालत खराब कर दी है। नकदी की कमी की वजह से ज्यादातर मजदूर कालीन फैक्ट्री छोड़कर चले गए हैं। एटीएम में पैसे मिलते नहीं है, एटीएम से, और हम लोगों के जो काम चलने हैं वो एटीएम से 2,000 10,000 निकाल के होने भी नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे वीकली पेमेंट करने पड़ते हैं, तो हम लोगों को तो हर वीक में पैसा चाहिए, और वो 10-20 हजार रुपए से काम नहीं होने वाला होता है, जिसकी वजह से लेबर डेफिनेटली बाहर गई है। पंजाब के जालंधर के मशहूर स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री की भी हालत खराब है। नोटबंदी के 1 महीने ने उद्योगपतियों और कारोबारियों को बेहाल कर दिया है। कश्मीर में हालात खराब होने की वजह से पहले ही काम कम था, ऊपर से नोटबंदी। अनुमान के मुताबिक जालंधर के खेल उद्योग में 80 से 90% की गिरावट आई है। जो रिटेल है, रिटेल तो टोटली इस टाइम हमारी रुकी हुई है, क्योंकि अभी कैश इन हैंड कस्टमर्स के पास है नहीं। और अगर किसी के पास है तो वो किसी के पास 2,000 का नोट है, तो किसी के पास 100 के नोट हैं, लेकिन वो अमाउंट कवर नहीं करते। 2,000 अगर कोई देता तो हमारे पास चेंज नहीं होता, और अगर हम किसी से 1,000 मांगते तो उसके पास 100 के 10 नोट नहीं निकलते। नोटबंदी ने फिरोजाबाद के कांच उद्योग की हिम्मत पिघला दी है। कारोबारी परेशान है और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अनुमान के मुताबिक 70% कारखानों में उत्पादन बंद हो चुका है। करोड़ों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान फिरोजाबाद का हो गया होगा। जो एक जो सीजन था बहुत बड़ा, जिसमें माल काफ़ी लग रहा था कि दिवाली से भी ज़्यादा जोर रहेगा, वो जोर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। माल यूँ की वहीं हमारे स्टॉक में लग गया है, हिल भी नहीं रहा। हम जिससे भी बात करते हैं वो ये कहता है कि कोई कस्टमर मार्केट में माल लेने नहीं आ रहा। जो कारखाने चल रहे हैं उनकी हालत ऐसी कि गोदाम में माल रखने की जगह नहीं है। तैयार माल बिक नहीं रहा, क्योंकि ई पेमेंट का चलन बेहद कम है। हर किसी को नकदी चाहिए। समस्तीपुर में बिहार की इकलौती जूट मिल है। नोटबंदी के बाद यहाँ के मजदूरों की सैलरी सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन मजदूर उसे निकालें कैसे? बैंकों की लाइन में लगना पड़ता है। मजदूरों का वक्त बैंक की लाइन में बीत रहा है। इतना ही नहीं, नकदी की किल्लत की वजह से कच्चे माल की सप्लाई भी ठीक से नहीं हो पा रही, लिहाजा उत्पादन पर असर पड़ा है। पहले जहां 80 टन बैग का प्रोडक्शन होता था, नोटबंदी के बाद सिर्फ 40 से 50 टन रह गया है, यानी करीब 50% की गिरावट। मजदूरों का पेमेंट जो दिशा निर्देश था उस हिसाब से बैंक के माध्यम से हमने किया, बट मजदूर वहाँ पर खड़े रहते हैं, लाइन में रहते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन। बैंक सक्षम नहीं हो पाता उसको पैसा मुहैया कराने में, जिसके कारण मजदूरों का ड्यूटी पर आना कम होता है, इसलिए उत्पादन बाधित हुआ है। मध्य प्रदेश के बड़वानी का सिंधवा कपास उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ करीब 30 जिनिंग फैक्ट्रियां हैं, लेकिन नोटबंदी के कारण कॉटन इंडस्ट्री में 25% की गिरावट आई है। आधे के करीब कारखाने बंद हो गए हैं। किसानों को महाराष्ट्र से कपास लाने में जो पैसा लगता है वो नकद चाहिए। नोटबंदी के बाद सिंधवा की करीब आधी जिने तो बंद है,
और जो आधी चल रही है वो भी करीब करीब 25% कैपेसिटी पे चल पा रही है, क्योंकि कैश जो हम पहले बैंक से निकाल के व्यापारी को कैश हिंदुआ मंडी में व्यापारी लाता है पूरा माल, तो चेक अभी कोई लेने को तैयार हो नहीं रहे हैं। थोड़े बहुत आ रहे हैं, चेक से काम थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसके कारण काफ़ी काम रुका हुआ है। नोटबंदी से परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कारोबार घटा है, धंधा मंदा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि कोई भी सरकार के फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर रहा है। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे ऑनलाइन पेमेंट। नोटबंदी ने फलों का स्वाद भी फीका कर दिया है। फल कारोबारी मीडिया में ग्राहक की बाट जो रहे हैं। फलों का ज्यादातर कारोबार नकदी में होता है और नकदी की बेहद कमी है। अब नकदी की कमी होने की वजह से फलों की कीमत में भी गिरावट आ रही है। दिल्ली के आजादपुर में सुबह होते ही छोटे फल कारोबारियों का रेला लगा करता था। मंडी में दिन भर आम लोगों की भीड़ भी हुआ करती थी, लेकिन नोटबंदी से तस्वीरें बदल गई हैं। अब मंडी में मंदी है। हालांकि ग्राहक अब भी आते हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं। नोटबंदी का सर बहुत फर्क पड़ा है, कम से कम 40% फर्क पड़ा है। कोई नगद वाला ग्राहक नहीं आ रहा, सब उधार वाले ग्राहक आ रहे हैं। हम केवल गुडविल पे माल बेच रहे हैं। जो मेरी उधारी जिससे 1 लाख रुपए लेना था, अब वो 2 लाख पे आ गया। केवल गुडविल पे रेडी पटरी वाले का काम नहीं चल रहा। वो नकदी आ रहा था, नकदी माल बिक रहा था, अब नकदी माल नहीं बिक रहा। नोटबंदी की वजह से कैश की किल्लत है, और कैश की किल्लत की वजह से ज्यादातर फलों के दाम घट रहे हैं। जरा नजर डालिए। नोटबंदी से पहले चीकू 240 से 350 रुपए का 10 किलो मिला करता था, लेकिन नोटबंदी के बाद 10 किलो चीकू 200 से 240 रुपए में मिल रहा है। 10 किलो अनार 1000 रुपए में मिलता था, लेकिन नोटबंदी के बाद 200 से 700 में मिल रहा है। 5 किलो अंगूर 600 से 950 रुपए में मिला करता था, लेकिन अभी 5 किलो अंगूर 400 से 700 में मिल रहा है। नोटबंदी की मार से आज सबसे ज्यादा परेशान ये थोक व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। आज भले ही इनका व्यापार अंधकार की ओर हो, मगर इन्हें उम्मीद है कि एक दिन एक नया सवेरा आएगा जो कि इनके व्यापार को खुशहाली से भर देगा। नोटबंदी के बाद फलों का कारोबार पूरी तरह उधारी पर टिक गया है, मगर उधारी भी उसी को मिलती है जिसे कारोबारी अच्छी तरह जानते हैं। अब यहाँ पे माल ले जाते हैं, बिना कैश के तो माल नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब पैसों की दिक्कत बढ़ी है यहाँ पे। अब बताओ, बिना पैसे के तो माल नहीं मिलेगा। अब हमारे रोजगार बंद है जनाब। भाई प्रॉब्लम तो है ही है कि जैसे देखो, अब यहाँ पे भी अगर जैसे हम पुराने करेंसी लें कुछ करें तो यहाँ जल्दी माल परचेज हो जाएगा। पर अगर नई करेंसी है ही नहीं, सेकेंडरी आइटम है ना, क्योंकि फर्स्ट ही लोग पहले राशन लेते हैं, कुछ लेंगे, इसके लिए तो फिर बंदा कहता है ना पहले वो ले लें, फिर ये फ्रूट्स तो तभी लेगा, इसलिए बहुत इफेक्ट पड़ गया है। फलों को ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, लिहाजा नकदी का इंतजार करना भी ठीक नहीं। फल खराब हो उससे पहले बेचना ही पड़ता है, भले ही औने पौने दाम क्यों न मिले। लिहाजा कारोबारी परेशान हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिनों बाद हालात सुधरेंगे। शुभम गुप्ता, दिल्ली, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। श्वेता सिंह के साथ श्वेत पत्र, बस सबसे कुछ ही पढ़ो। देखते रहिए आज तक।